हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। मतलब हम लोग एक सर्कुलर डिस्क लेंगे। डिस्क सब लोग समझते हैं जो अंदर से सॉलिड मटेरियल है और सर्कल उसका शेप है। तो वो मेटल का हो सकता है और प्लास्टिक का हो सकता है। समझ आ रही है? इंसुलेटर या कंडक्टर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक सर्कुलर डिस्क लेनी है, ठीक है। यानी एक डिस्क रखी हुई है और सामने एक सोर्स रखा हुआ है और उसके बाद एक स्क्रीन रखते हैं। हम सामने एक स्क्रीन रखते हैं तो हमें स्क्रीन पर क्या ऑब्जर्वेशन दिखने चाहिए, इस टॉपिक को आपने समझना है, ठीक है। नोट आपको नोट्स से करना है, तो समझ लीजिएगा। नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप टॉपिक समझिए और इसमें किसी तरीके का डाउट है तो वो आपको पूछना है। तो देखिए, पहले इसको समझिएगा कि अगर हमारे पास ये एक लाइट सोर्स है इस तरीके से, सामने जो है वो डिस्क रखी हुई है, और यहां जो है वो एक स्क्रीन रखी है। तो हमें ऑब्जर्व एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। तो लाइट जब यहां से क्योंकि ये जो चकती है, ये मैंने आपको 2 डायमेंशनल व्यू दिखाया। जब आप इसको सामने से ऐसे देखोगे तो आपको ये पार्ट जो है वो उसका दिखाई देगा। एक्चुअल में जो है चकती जो है वो इस तरीके से है, डिस्क जो है वो ऐसे है। समझ गए? यानी ये सर्कल शेप में है, लेकिन आपको जो जब आप देखोगे व्यू आपका ये वाला होगा, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, तो आपको ये दिखाई देगा। अब होना क्या चाहिए स्टूडेंट, लाइट जो है जब इससे टकरा के जाएगी, लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। अगर हम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखें, लाइट के स्ट्रेट लाइन पाथ को देखें, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये वाला जो रीजन है, यानी ये जो रीजन है हमारा, ये सेंटर पॉइंट पी दे देता हूं, ये पॉइंट जी दे देता हूं, ये एच दे देता हूं। तो ये जी और एच के बीच का जो रीजन है वो आपको डार्क दिखना चाहिए और इससे ऊपर का सारा रीजन आपको ब्राइट दिखना चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है, तो ये आने नहीं देगा लाइट को। यहां से लाइट इधर जा सकती है, यहां से इधर जा सकती है, यहां से इधर आ सकती है। तो ये सारा रीजन आपको ब्राइट दिखना चाहिए, बीच वाला सारा रीजन जो है वो डार्क दिखना चाहिए। बट स्टूडेंट, हमें ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता है। हमें जो ये सेंटर पॉइंट है वो ब्राइट दिखता है। ध्यान से समझिए, हमें सेंटर पॉइंट ब्राइट दिखता है। जब ऐसा ऑब्जर्वेशन हमने करके देखा तो हमें सेंटर पॉइंट ब्राइट दिखा और इसकी ब्राइटनेस कम होती गई जितना इसका एरिया बढ़ता गया। यानी जितनी बड़ी आप डिस्क करते जाओगे उतना इसका ब्राइटनेस कम, लेकिन रहेगा ये ब्राइट ही। उसके बाद अल्टरनेटिंग ऑर्डर के अंदर ब्राइट डार्क फ्रिंजेस जो है वो देखने को मिली। और जी पॉइंट के बाद ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ब्राइटनेस जो है वो लगातार कम होती जाती है। यानी यहां जैसे जैसे हम ऊपर मूव करेंगे, जी पॉइंट से ब्राइटनेस लगातार कम होती जाएगी। इस रीजन के बीच में आपको ब्राइट डार्क फ्रिंजेस दिखाई दी और सेंटर पॉइंट जो है वो आपको कैसा दिखाई दिया, ब्राइट दिखाई दिया। और इसकी ब्राइटनेस लगातार कम होती गई जितना इसका साइज बढ़ता गया। तो ये हमें क्यों ऑब्जर्व कर मिला, ये है डायफ्रैक्शन। और इसको हम डायफ्रैक्शन के कारण, विवर्तन के कारण हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसा हमें देखने को क्यों मिलता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम विद द हेल्प ऑफ डायफ्रैक्शन जो है वो समझाना चाहते हैं। वही हमारा टॉपिक बनेगा, डायफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो ये आपके सामने डायग्राम जो है वो बना हुआ है। अब देखिएगा हम इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। देखिए, ये हमारे पास सोर्स है, यहां से जो लाइट निकलेगी वो वेव फ्रंट की फॉर्म में बाहर आएगी। तो मैं यहां जो वेव फ्रंट पहुंचा है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट जो यहां पहुंचा है, इसको डब्ल्यू डब्ल्यू डैश दे देता हूं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट पी है, ये वाला यहां बना देता हूं, ये पॉइंट पी।
अब इस पॉइंट P पे हमें क्या दिखे, क्या ब्राइटनेस दिखेगी, तो वो हम लोग यहाँ पे समझना चाहते हैं। तो इंटेंस यहाँ पर हम निकालते हैं इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ठीक है, 3 पार्ट के अंदर इसको स्टडी करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखती है इसका मतलब ये ब्राइटनेस दिखेगा, अगर इंटेंसिटी 0 दिखती है तो मतलब डार्क दिखना चाहिए। तो हम चेक करते हैं इंटेंसिटी एट पॉइंट P हमें क्या देखने को मिलता है। 3 पार्ट्स में हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो पहला पार्ट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, P बिंदु पर तीव्रता। अब देखो पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी है वो किसकी वजह से निकालनी है, इस वेव फ्रंट की वजह से। ये कैसा वेव फ्रंट है स्टूडेंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ऐसा है वेव फ्रंट जो इसके ऊपर आ रहा है, डिस्क के ऊपर आ रहा है। अब किसी वेव फ्रंट के कारण किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी हो तो उसके लिए कौन सा मेथड पढ़ा हमने, फ्रेजनल डायफ्रैक्शन वाला मेथड, फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन्स वाला। कि जो ये आपका वेव फ्रंट आ रहा है स्टूडेंट, इसको आप छोटे छोटे हाफ पीरियड जोन से मिलकर बना मान लो। ठीक है, अब हो सकता है पहली सिचुएशन में ये हो सकता है कि जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन आप जो बना रहे हो उसका साइज और डिस्क का साइज सेम हो। तो पहली कंडीशन में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो डिस्क है वो एक हाफ पीरियड जोन को कवर करती है। ठीक है, फिर बाकी हाफ पीरियड जोन से तो लाइट यहाँ पे पहुंचनी चाहिए, लाइट तो टकरा के इधर भी आ सकती है क्योंकि बेंडिंग होएगा लाइट का, लाइट टकरा के इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है। तो एक हाफ पीरियड जोन को ये ब्लॉक करता है। पहली कंडीशन में हम लोग ये लेके चलते हैं, इफ एरिया ऑफ डिस्क ब्लॉक फर्स्ट हाफ पीरियड जोन ऑफ वेव फ्रंट। यदि जो डिस्क का क्षेत्रफल है प्रथम अर्धावर्ती जो तरंगागर है उसके प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध को ब्लॉक करता है, अवरुद्ध करता है, उस केस में हमारे पास क्या होगा, देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P कितना आएगा, E01 नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट को तो इसने ब्लॉक कर दिया। क्योंकि आपको ध्यान है जब हम इसको हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करते हैं तो पहले हाफ पीरियड जोन से आने वाला एम्पलीट्यूड E01 होता है, दूसरे हाफ पीरियड जोन से आने वाला एम्पलीट्यूड E02 होता है, तीसरे हाफ पीरियड जोन से आने वाला एम्पलीट्यूड E03 होता है। तो देखिए पहले वाला नहीं आएगा क्योंकि इसने इसको ब्लॉक कर दिया। दूसरे वाला हाफ पीरियड जोन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड रिवर्स फेज में आता है क्योंकि इनमें कलांतर कितना होता है, पाई का। फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन को पहले देखिए फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, प्लस E03 भी आएगा, माइनस E04 भी आएगा, प्लस डैश 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 -1 के बाद n-1 E0n आएगा। अब इसको लिख लेंगे स्टूडेंट, E02/2 माइनस E02/2 प्लस E03 प्लस डैश 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 -1 के पावर n-1 E0n/2 लास्ट रह जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कट जाएंगे, आपको पता है बिकॉज इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा। E03 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा E02 प्लस E04/2 क्योंकि ये अल्टरनेटिंग लगातार कंटिन्यूसली डिक्रीज होते हैं, इसलिए जो सम होगा हमारे पास इन दोनों का वो किसके इक्वल होगा, E03 के। ये मैंने आपको बताया फ्रेजनल डायफ्रैक्शन के अंदर। और हमारे पास E05 जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा E04 प्लस E06/2। यहाँ E04 आ रहा है, आगे E05 आएगा, माइनस का E06/2 आएगा तो वो टर्म भी कट जाएगी। तो सिर्फ हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बचेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बचेगा माइनस का E02/2 प्लस
-1 की पावर n माइनस, आधा कट जाएगा, लास्ट वाला आधा बचेगा, E0 n/2। इफ n इज वेरी लार्ज तो क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का E0/2, माइनस का E0/2 आएगा। देन इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या आ जाएगी, तो P बिंदु पर तीव्रता, इंटेंसिटी एट पॉइंट P P बिंदु पर तीव्रता क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू ए स्क्वायर E02 का स्क्वायर बाय 4। सेकेंड, अगर एरिया ऑफ डिस्क ब्लॉक 2 हाफ पीरियड जोन, ठीक है, फर्स्ट 2 हाफ पीरियड जोन, अगर 2 हाफ पीरियड जोन को ब्लॉक करता है तो। सेकेंड, इफ एरिया ऑफ डिस्क ब्लॉक फर्स्ट 2 HPZ, प्रथम 2 HPZ को अवरुद्ध करता है तो क्या आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड E02 भी नहीं आएगा, अब E03 माइनस E04 प्लस डैश 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 -1 की पावर n-1 E0n। तो इसको सीधा लिख के बता दूं, E03/2 करके लिखोगे, बाकी कट जाएंगे तो ये बच जाएगा E03/2। तो इंटेंसिटी क्या आ गई, इंटेंसिटी क्या आ गई, E03 का स्क्वायर बाय 9। तो इंटेंसिटी क्या होती जा रही है लगातार, यानी जितना इसका साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ेगा तो उसमें हाफ पीरियड जोन, वेव फ्रंट हाफ पीरियड जोन तो वही आ रहे हैं, हमने इसका साइज बढ़ा दिया, इसका साइज बढ़ाने का मतलब उसमें अब ज्यादा हाफ पीरियड जोन आ गए, तो वो ज्यादा अवरुद्ध करेगा, तो हमारे पास इंटेंसिटी ये आएगी। देख लो आप, पहले E02 आ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड इससे ज्यादा है, इसका आयाम, ये वाला आयाम इससे ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा होगी, तो इसका मतलब इंटेंसिटी लगातार कम होती जाएगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। इसका मतलब पॉइंट P जो है वो हमें कैसा दिखेगा स्टूडेंट, ब्राइट दिखेगा। तो ये इस तरीके से हम समझा सकते हैं कि पॉइंट P जो है वो हमें ब्राइट क्यों दिखेगा। दूसरा पार्ट आता है स्टूडेंट, कोई अंदर पॉइंट ले लेते हैं, यानी P और G के बीच में कोई पॉइंट P लेते हैं। हमारे हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होना ये चाहिए था कि जो पॉइंट P है वो डार्क दिखना चाहिए, लेकिन क्या हमें पॉइंट P डार्क दिखेगा या ब्राइट दिखेगा वो हम समझते हैं। इंटेंसिटी एट पॉइंट P1, बिंदु P1 पर तीव्रता। देखिए अब इस पे इंटेंसिटी जो है, इस पे जो आयाम आएगा वो किस किस भाग के कारण आएगा। देखें स्टूडेंट, ये जो भाग है आपका, इसको मैं A पॉइंट दे देता हूं, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं B दे देता हूं, और ये जो भाग है यहां, इस पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो किस भाग के कारण होगा, क्योंकि ये वाला भाग तो आ नहीं पाएगा, ये यहां से तो लाइट आ नहीं सकती इसके ऊपर, WA भाग के कारण आएगी लाइट, और W' भाग के कारण इसके ऊपर लाइट आएगी, ठीक है। तो देखिए, जो इंटेंसिटी एट पॉइंट P1 ड्यू टू two part of wavefront बिंदु P1 पर तीव्रता दो भागों के कारण होगी, तरंगाकर के दो भागों के कारण होगी। कौन कौन से हैं, पहला भाग है हमारे पास WA पार्ट, WA भाग, और दूसरा कौन सा है, W' पार्ट। अब समझिए बात ध्यान से स्टूडेंट, क्योंकि ये पॉइंट तो यहां जो ये पॉइंट है, यहां से जो लाइट आ रही है इस रीजन से, तो ये तो पॉइंट P1 से दूर होगी। आप ऐसा कह सकते हो कि जो यहां से लाइट आई और जो यहां से लाइट आई, ये डिस्टेंस जो कवर करी लाइट ने और ये जो डिस्टेंस कवर करी, समझ आ रही है आपको बात। अगर पॉइंट ऊपर है तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। यानी एक्चुअल में इंटेंसिटी एट पॉइंट P डिपेंड अपॉन पाथ डिफरेंस बिटवीन BP1 एंड AP1। समझ गए बात। तो इंटेंसिटी
ये पॉइंट दूर है, तो मतलब यहां से हम ओनली अगर इस पार्ट के कारण समझाना चाहें, ना तो यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी आ पाएगी, ना यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी आ पाएगी इस पार्ट। तो आप कहिए जो यहां से लाइट आएगी और जो यहां से लाइट आएगी, इनमें जो पाथ डिफरेंस होगा उसकी वजह से पॉइंट पी पे हमें इंटेंसिटी दिखेगी, तीव्रता दिखेगी। ठीक है, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी डिपेंड अपॉन path difference between a path difference, इधर लिख लीजिएगा path difference bp1 माइनस AP1। बिंदु P1 पे जो तीव्रता है वो पथांतर bp1 माइनस AP1 पर निर्भर करेगी। इफ दिस path difference is integral multiple of lambda, if this path difference is equal to integral multiple of lambda, तो क्या होगा, इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ये पॉइंट हमें ब्राइट दिखने लग जाएगा। अगर ये पाथ डिफरेंस या पथांतर लैम्डा का विषम गुणज होगा, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज होगा, ओड इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो क्या होता है स्टूडेंट, ये आप समझ के आ चुके हैं। तो उनमें क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये पॉइंट आपको जो है वो डार्क दिखेगा। तो डिपेंड करेगा ये पॉइंट किस पोजीशन के ऊपर है, तो कोई पॉइंट आपको डार्क भी दिखेंगे, कोई ब्राइट भी दिखेगी। तो ये अगर लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल आ गया तो ब्राइट दिखने लग जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर डार्क दिखेगा। तो आपको यहाँ पे भी समझ में आ गया कि जो बीच वाले रीजन है वो डार्क ब्राइट दिखेंगे। अब आ जाते हैं हम इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ कोई पॉइंट और ले लेते हैं, P2 पॉइंट ले लेते हैं। अब इसको यहां से मिला देते हैं, ये इसका सेंटर हो गया O2। ठीक है, तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P2 चेक करते हैं कि P2 पॉइंट हमें कैसा दिखना चाहिए, बिंदु P2 पर तीव्रता। तो पूरे डिस्क के कारण हमें कैसा पैटर्न दिखना चाहिए स्क्रीन पे, दो भाग तो हम समझा चुके हैं कि हमें क्यों दिखाई देंगे। अब तीसरा हम समझाते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तीव्रता कम कैसे होती जाएगी। देखिए P बिंदु पर तीव्रता किस वजह से आएगी, P बिंदु पर तीव्रता इस भाग के कारण तो आएगी नहीं, WO2 भाग, O2A पार्ट, ठीक है, उसके बाद W' B, इंटेंसिटी एट पॉइंट P1 ड्यू टू 3 पार्ट ऑफ वेव फ्रंट। पहला आएगा WO2 पार्ट, दूसरा आएगा O2A पार्ट, और तीसरा कौन सा आएगा स्टूडेंट, तीसरा आएगा W' पार्ट। ठीक है, अब 3 पार्ट के कारण इंटेंसिटी होगी, तो पहले हम एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर करके इंटेंसिटी निकाल देते हैं। तो एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P2, ये किसके कारण होगा, एम्पलीट्यूड ड्यू टू WO2 पार्ट प्लस एम्पलीट्यूड ड्यू टू O2A पार्ट प्लस एम्पलीट्यूड ड्यू टू W' पार्ट। तो इसके कारण जो एम्पलीट्यूड पहुंचेगा स्टूडेंट W' के कारण, तो वो ये दूर है पॉइंट P2 पॉइंट दूर हो गया ना इससे, तो इसके कारण तो यहाँ बिल्कुल कम पहुंच पाएगा, तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, ये एम्पलीट्यूड बहुत कम पहुंच पाएगा। तो 2 ही पार्ट के कारण मेन एम्पलीट्यूड जो है वो पहुंच पाएगा पॉइंट A पे। तो कितना एम्पलीट्यूड पहुंचेगा, देखिए एम्पलीट्यूड ड्यू टू WO2 पार्ट, ये पूरा वेव फ्रंट स्फेरिकल है स्टूडेंट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो आप हाफ पीरियड जोन यहां से बनाने स्टार्ट करेंगे, तो आप ऐसे बोलिए आधा वेव फ्रंट ऊपर है, ध्यान से समझिए, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट, अब जैसे आपने यहां बनाने स्टार्ट किए थे P के लिए सेंटर पॉइंट ये था, अब इसके लिए सेंटर पॉइंट ये है, तो यहां से हाफ पीरियड जोन बनेंगे, तो आधा वेव फ्रंट ऊपर हो गया, ये आधा वेव फ्रंट नीचे हो गया इस पॉइंट के लिए, समझ गए, क्योंकि ये तो पूरा स्फेरिकल है ना। अगर आप इस पॉइंट को लेते हो तब भी आप बोलोगे आधा ऊपर हो गया आधा नीचे हो गया, अब इसके हिसाब से बोलो तो आधा ऊपर है आधा नीचे है, समझ गए। तो WO2 पार्ट जो है वो हाफ वेव फ्रंट है, तो हाफ
जो वेव फ्रंट है तो ये हाफ पीरियड जोन ऐसे बनेंगे, हाफ पीरियड जोन बना दीजिए। तो आधे हाफ पीरियड जोन के कारण तो आधे सारे हाफ पीरियड जोन ऊपर चले गए, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो आधे हाफ पीरियड जोन सारे ऊपर चले गए, तो उन सबके कारण एम्पलीट्यूड आएगा, मतलब 1/2 कर दो बस, E01 माइनस E02 प्लस E03 प्लस डैश 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 प्लस -1 की पावर n-1 E0n, यानी जितना भी टोटल एम्पलीट्यूड आता था उसका आधा कर दिया, वो तो आएगा WO2 के कारण। O2 ए पार्ट में अब डिपेंड करेगा कि ये पॉइंट P2 कहां है। अब मान लेते हैं पॉइंट P2 की पोजीशन इस तरीके से है कि आधा पार्ट तो इसमें आता था हाफ पीरियड जोन का, आधा इसमें आता था, तो फिर E01/2 तो यहां से आ गया एम्पलीट्यूड, तो E01/2 यहां से भी आएगा, समझ गए, बाकी तो कुछ आएगा ही नहीं। तो बाकी तो ये आगे वाला पार्ट तो आने नहीं देगा, सिर्फ इसके आधे आधे पार्ट तो ऊपर से आ जाएंगे और E01 पूरा आ जाएगा प्लस का E01/2, यानी हम लोगों ने P2 की पोजीशन ऐसे मान ली कि ओनली हाफ पार्ट जो है, आप यहां पे नीचे लिखेंगे कि O2A जो है वो कंटेन करता है ओनली हाफ पार्ट ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का हाफ पार्ट अगर इसमें आता है तो आपके पास वो एम्पलीट्यूड पहुंचेगा O2A के कारण, वो E01/2 पहुंचेगा। अब आपको पता है स्टूडेंट इसका रिजल्टेंट क्या बनता है, इसको E01/2 करके लिखेंगे तो फिर वापस कितना बन जाएगा, E01/2 इंटू में 1/2, तो E01/4 हो गया प्लस E01/2, तो ये कितना आया, E01/4 प्लस E01/2, तो कितना आएगा 4 LCM 3 E01/4, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है यहां तक। हाँ जी, अब देखिए इंटेंसिटी निकालनी है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, I इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब 9E01 का स्क्वायर बाय 4 कर दो। ठीक है यहां तक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगर अपने ये माने कि इसमें तो वही आएगा O2A, अब अपना पॉइंट P यहाँ P2 यहां ले लिया, मान लो ऊपर चलने लग गया, ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये अपना P2 डैश ले लो। अब अपना सेंटर जो है वो ये बन जाएगा स्टूडेंट, सेंटर जो है वो ये बन जाएगा, ये हमारा O3 होगा। अब आधा वेव फ्रंट ऊपर होगा बट ये पार्ट बढ़ गया, अब O3A पार्ट बढ़ गया, अगर A पार्ट बढ़ गया तो इसमें हो सकता है 2 हाफ पीरियड जोन आ जाए, तो मतलब उसमें तो आधा आएगा ही आएगा, क्योंकि ये पूरा स्फेरिकल है स्टूडेंट, ये सेंटर का काम करेगा, तो आधा पार्ट ऊपर हो गया, हाफ पार्ट जो है वो नीचे हो गया, तो एम्पलीट्यूड ड्यू टू WO2 पार्ट अब O3 हो जाएगा, WO3 पार्ट प्लस O3A पार्ट। अब O3A पार्ट के अंदर क्या आएगा, E01 भी आएगा माइनस का E02/2 भी आएगा, आधा वो भी आएगा, तो कितना हो गया 3E04 तो आ ही रहा था, माइनस का E02/2 और आ गया, तो कितना आ जाएगा, इससे कम हो गया एम्पलीट्यूड, समझ आ गई बात। 3E01/4 जो आ रहा है स्टूडेंट, इससे माइनस का E02/2 कम हो गया, 3E01/4 माइनस E02/2। अगर एम्पलीट्यूड कम हुआ तो फिर इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम, यानी जैसे जैसे आप ऊपर मूव करते जाओगे इंटेंसिटी लगातार क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये है सर्कुलर डिस्क के कारण रिफ्रैक्शन। तो 3 पार्ट हमें समझाने थे कि यहाँ पर हमें सेंटर पॉइंट जो है वो हमेशा ब्राइट दिखेगा, फिर अल्टरनेटिंग ऑर्डर में ब्राइटनेस डार्कनेस दिखेगी, फिर जैसे जैसे आप ऊपर मूव करते जाएंगे आपको जो लगातार ब्राइटनेस जो है वो डिक्रीज होती हुई दिखेगी। बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।